नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। लेक्चर नंबर 12 है। अब तक टोटल 11 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूं और आज के इस लेक्चर के बाद आपका मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बिल्कुल अच्छे से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको बताऊंगा, जो जनरली आरएस मेंस में 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इससे पहले के 11 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखे बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे लास्ट लेक्चर जो 11th लेक्चर था वो था मल्टीनेशनल कंपनी का। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नहीं पता, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप वो देख लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कनेक्ट होता हुआ एक चेन की तरह चलता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर सेकंड भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। आज का जो लेक्चर है यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट 11 लेक्चर्स तक। आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम्स रहते हैं, नेगेटिव आउटकम्स रहते हैं होस्ट कंट्री पे, इन्वेस्टिंग कंपनी पे, सारी चीज़ें मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आर एस मीन्स में 2 नंबर और 5 नंबर का इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने आप 100% उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे से लिख पाए, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप वहां पर अचीव कर पाए। ये टॉपिक आज का लेक्चर होने के बाद मोटे मोटे तरीके से आधा सिलेबस मैनेजमेंट का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इन जस्ट 12 लेक्चर्स। और फिर बाकी मैं मानता हूं कि 10 या 11 लेक्चर्स में ये बाकी 3 चैप्टर्स जो हैं वो हम कवर कर लेंगे। लास्ट के 2 चैप्टर्स तो बहुत ईजी हैं, ये मैं एक एक लेक्चर में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। डन। तो बाकी पूरे सिलेबस को ये पूरा कंप्लीट कर ही दिया अपन ने, है ना। बाकी पूरे सिलेबस को एक बार साइड करके पूरा अपना फोकस लगाते हैं एक बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझने में और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को समझने में और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने में। तो शुरू करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बाकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैं। 3 टाइप्स होते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, फिर ज्वाइंट वेंचर होता है और मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, M&A। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एफडीआई में कंपनीज क्यों एंगेज करती है, इसका एक 5 पॉइंटर्स बात होगी, प्रोसेस ऑफ एफडीआई की बात होगी, बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें जो एफडीआई से रिलेटेड हैं और एफआईआई से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स वगैरह क्या चल रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो आरपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आसान शब्दों में अगर बात की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, तो जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल आदमी या कोई पूरी कंपनी किसी भी कंट्री से, XYZ कंपनी से, यहां से इन्वेस्ट करता है कैपिटल को, पैसे को इन्वेस्ट हो रहा है कहां पर, किसी दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस ऑपरेशंस में या तो, और या फिर एसेट्स में, तो उसे क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर का कि व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आज सीधे सीधे शब्दों में आप लिखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है वेयर एन इंडिविजुअल और ए कंपनी, जहां पर कोई इंडिविजुअल, एक सिंगल आदमी या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम वन कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से इन्वेस्ट कैपिटल, डायरेक्टली इन्वेस्ट कैपिटल करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली इनटू, सीधे सीधे, बिना कोई मिडलमैन नहीं है, कोई नहीं है, डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करती है कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंडिविजुअल बंदा या फिर कोई कंपनी इन द बिजनेस ऑपरेशंस में करेगी या तो, या एसेट्स में करेगी इन द अनदर कंट्री। ठीक है, ये जो आप फोटो दिख रही है ये क्या है? सीधे सीधे ये चीज बता रही है कि यहाँ पर कंट्री एक्स ए है, ए मतलब USA। ठीक है, और ये जो है ये जो इसका व्यक्ति है, ये सीधा सीधा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है कंट्री बी में। ठीक है, या फिर कोई कंपनी यहाँ पर खड़ी कर रहा है सीधे सीधे। किस तरह से होगा ये और हम डिटेल में जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो ये टेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक प्रकार का, ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जहां पर या तो कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है। ठीक है,
किसी और कंट्री से वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल डायरेक्टली इनटू द बिजनेस ऑपरेशंस में या फिर एसेट्स इन अनदर कंट्री, और इसको कहा जाता है एफडीआई। ये जो यहाँ रखा हुआ फोटो आपको दिख रही है पैसा, ये पैसा ही इन्वेस्ट हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं होता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप अपना पैसा लगा देते हो, बात खत्म, पैसे का इंक्रीमेंट होता है, प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट निकालते हो गया, बस खत्म। नहीं, ये ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या अलग है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक्स बाय करते हो विदाउट एनी कंट्रोल। ठीक है, आपने स्टॉक्स बाय कर लिए, आपने लाख रुपए के स्टॉक्स बाय कर लिए, 2 महीने बाद बेच दिए, 1,20,000 रुपए आपके पास आ गए, 20,000 रुपए का फायदा, खत्म बात। एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई में जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर होता है, ये जो इन्वेस्टर है, ये यहां पर इन्वेस्ट इस तरह से करेगा कि जो उस कंपनी के राइट्स हैं, कंट्रोल उस कंपनी का लेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल उस कंपनी का लेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उसके साथ रखेगा। ठीक है, एक्वायर्स द लास्टिंग इंटरेस्ट, और ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए इनको सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना है, नहीं, प्रॉफिट तो है ही है, उसके अलावा वो मैनेजमेंट कंट्रोल, बाकी सारी चीजें, वोटिंग राइट्स वगैरह, वो सारी चीजें जो है इक्विटी टाइप से वो उसमें कंट्रोल में रखेंगे अपने। इन द फॉरेन एंटरप्राइज, किसी दूसरी कंट्री की एंटरप्राइज में, ऑफन इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट कंट्रोल, यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, साथ में और क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो एफडीआई में ना सिर्फ आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि उस कैपिटल के साथ आप वहां उस पर्टिकुलर कंपनी का, किसी दूसरी देश में जो कंपनी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल भी ले रहे हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हो लास्टिंग इंटरेस्ट के साथ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अलग बनाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मतलब किसी दूसरी कंपनी में, डायरेक्ट मतलब सीधे, आप कोई मिडिलमैन नहीं है बीच में, आप सीधे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां के मैनेजमेंट राइट्स, मैनेजमेंट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप सब कर रहे हो। बात समझ आ गई? तो ये एक बेसिक आइडिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अगर यहां से इस स्लाइड से क्वेश्चन बनता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आंसर लगभग सारे एस्पिरेंट्स ही करते हैं। तो आपका अलग क्या होगा, आपका अलग ये होगा कि आप सीधे सीधे अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखें सबसे पहले, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक एग्जाम्पल देते हुए उसको समझाए। इस तरह से फोटो या फ्लो चार्ट जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 वर्ड्स में आंसर करना होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्लाइड जो है, इससे क्वेश्चन सिर्फ ये बन के आ सकता है कि व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डन, आगे चलें। अब एफडीआई क्या होता है, कैसे काम करता है? ठीक है, एफडीआई ऑकर्स व्हेन ए कंपनी एस्टैब्लिशेस बिजनेस ऑपरेशंस। जब यहां पर ये कंट्री ए है, ये व्यक्ति है एक, ठीक है, इसने यहां से कैपिटल जो है वो कंट्री बी में किसी एंटरप्राइज में लगा दी। ठीक है, अब या तो वो क्या करेगा, एफडीआई तब ही माना जाएगा जब या तो वो कोई नया प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां पर बनाता है, एक कंट्री का, इंडिया का व्यक्ति अगर अफ्रीका में जाके, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है तो दैट इज एफडीआई। कोई ऑफिस खोल रहा है, दैट इज एफडीआई। ठीक है, सब्सिडरीज खोल रहा है, दैट इज एफडीआई। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया उसका कि सीधे सीधे आपने वहां जाके कंपनी खोल दी, नई कंपनी, इसे कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट वेंचर, एक्विजिशंस, मर्जर्स वगैरह, वो सारी बातें होंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि एफडीआई जो है वो मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके से होता है। पहला कि फॉरेन में जाके आप वहां पर नई डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई कंपनी खोल दी। ठीक है, तो ये मोटा इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया किसी कंपनी का, या ऑफिस खोल दिया, या सब्सिडरीज खोल दी, तो दैट इज एफडीआई। ठीक है, या फिर आप कोई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप इंडिया के व्यक्ति हो और आपको अफ्रीका में कोई कंपनी पसंद आई, दैट कंपनी का नाम है अपनी कंपनी। ठीक है, अपनी कंपनी, आपको ये कंपनी पसंद आई और आपने इस कंपनी के स्टेक्स खरीद लिए, स्टॉक्स खरीद लिए, या शेयर्स वगैरह खरीद लिए, कितने, 10% मिनिमम या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, अगर आप 9% खरीद रहे हो तो डेट इज नॉट एफडीआई। ठीक है, या तो आप पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी कोई वर्किंग कंपनी में वहां का शेयर, वहां की इक्विटी खरीद ले हो 10% या फिर 10% से अधिक। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ये हमेशा याद रखना कि एफडीआई जो है वो 10% और मोर होता है किसी भी फॉरेन कंपनी में। ठीक है, अफ्रीका की अपनी कंपनी थी, वहां पर उसमें हमने 10% या 10% से ज्यादा के स्टेक जो है वो उठा लिया, अब हमें वहां पर मिनिमम 10% वोटिंग राइट्स में
सारी चीजें हमारे पास हमारे अंडर में है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि एफडीआई क्या है, तो एफडीआई दो तरीके से होता है, या तो आप कोई नया इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दो, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, नए ऑफिस खोल दो, सब्सिडीज खोल दो, या फिर ऑलरेडी कोई वर्किंग कंपनी है उसमें 10% या 10% से अधिक का शेयर आपने ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने टाइप से होता है, जैसा कि मैंने यहां पर एक मोटी मोटी आपको नॉलेज दी, अब उसको स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है जब भी हम एक कंट्री का व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में जाकर बिल्कुल नई कंपनी खोलता है, बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट करता है, उसे हम कहेंगे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। This involves establishing new operations or facilities from the ground up in the host country. For example, a car manufacturer building a new factory overseas. Then, greenfield investment में जीरो से कंपनी स्टार्ट की जाती है किसी दूसरे देश में। जैसे मैं यहाँ पर टाटा कार्स का ओनर हूँ, और अब मैंने एक नया प्लांट कहाँ पर खोला, श्रीलंका में खोल दिया। तो श्रीलंका में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो एफडीआई किया, वो एफडीआई कहलाया जाएगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। कि मैंने टाटा का एक प्लांट जो है वो श्रीलंका में खोल दिया, बिल्कुल जीरो से उसका काम करना शुरू करवाया उसको। पहले श्रीलंका में टाटा नहीं था और अब यहां पर टाटा ने काम करना शुरू कर दिया, तो दैट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आप जीरो से कंपनी शुरू करेंगे किसी दूसरी, आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली होगा, फॉरेन कंट्री में होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा जीरो से लेकर पूरा हीरो तक। ठीक है, पूरा जो कंपनी बनेगी वो जीरो लेवल से बनेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, अब मान लीजिए कि श्रीलंका में ऑलरेडी एक कंपनी काम कर रही थी, अपनी कंपनी ही ले लेते हैं इसको, अपनी कार्स नाम की कंपनी थी। देन टाटा ने क्या किया, टाटा ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया या इससे मर्जर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, एक्विजिशंस और मर्जर। ये सेकंड टाइप ऑफ एफडीआई में आएगा। ठीक है, तो तीन तीन टाइप ऑफ एफडीआई होते हैं, मैं आपको मोटी मोटी नॉलेज यहां पर दूं, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो मैंने आपको यहां समझाया, एफडीआई। ठीक है, एफडीआई में क्या होगा कि आप नई कंपनी बना रहे हो किसी दूसरे देश में। सेकंड है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, मतलब आप किसी दूसरे देश की ऑलरेडी वर्किंग कंपनी को एक्वायर कर लिया आपने, ये आपकी कंपनी थी यहाँ पर और ये दूसरी कंपनी थी श्रीलंका में, और आपने क्या किया, अपनी ही कंपनी को फैला के इस कंपनी को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, और थर्ड होगा जॉइंट वेंचर, कि आप दो कंपनियां मिल के काम कर रही है। वो आगे उसकी डेफिनेशंस मैं समझा दूंगा अच्छे से। अभी आपको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। दिस इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग न्यू ऑपरेशंस, नए ऑपरेशंस होंगे, नई फैसिलिटीज होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और फ्रॉम ग्राउंड अप इन द होस्ट कंट्री, किसी होस्ट कंट्री में जाके नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलना, नए ऑफिसेज, नए सब्सिडरी ब्रांचेस खोलना, उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है मर्जर और एक्विजिशंस। दिस हैपेंस व्हेन अ कंपनी बाइज और मर्जेस विद एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी। ठीक है, कि जैसे यहां पर इंडिया में टाटा है, ठीक है, और अब उन्होंने बाहर की किसी कंपनी जैगुआर को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये एक्विजिशन हो गया कि अब ये बाहर फॉरेन में जगुआर कंपनी जो है वो टाटा ओन करती है। ठीक है, या लैंड रोवर है, वो सारी चीजें आप लाइव एग्जांपल जितना आप अच्छे से देंगे उतना आपका जो आंसर है वो चमकेगा। मोटी मोटी बात ये सब, ये जो डेफिनेशन है ये तो सब लिखेंगे, एनसीईआरटी में दी हुई है, सीधे सीधे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो एग्जांपल्स देगा और अच्छे एग्जांपल्स देगा, इस तरह के एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल अ यूएस फर्म एक्वायरिंग अ यूरोपियन सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी अच्छा एग्जांपल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। या हमने और अच्छा एग्जांपल लिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल लिया। ठीक है, कि आपने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की, एक कंट्री ने जाके दूसरी कंट्री में नई यूनिट खोली, बिल्कुल नई। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में एक इंडियन कंपनी ने, एक बाहर की कंपनी ने किसी दूसरी कंट्री की किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, खुद में सम्मिलित कर लिया, उसको खरीद लिया या उसके साथ मर्जर कर लिया। ठीक है, तीसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज जेवी, ज्वाइंट वेंचर। इसमें क्या होगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा वो किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ जाएगा और एक नई एंटरप्राइज बना लेगा, और इनका जो ओनरशिप है वो शेयर हो जाएगा, कंट्रोल शेयर हो जाएगा और प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। यहां क्या हो रहा था, पूरा 100% नई कंपनी बन रही थी, वो टाटा की ही बनेगी फॉरेन में। ठीक है, यहां क्या हो रहा है कि पूरी 100% कंपनी जो है वो पूरी की पूरी खरीद ली गई टाटा के द्वारा, या मर्जर हो गया। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि आप ओनरशिप खरीदते हो, 50-50% हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया। ये इसका भी है, ए बी सी,
XYZ, ठीक है। तो 50-50% की यहाँ पर पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। अ फॉरेन इन्वेस्टर पार्टनर्स विद अ लोकल कंपनी टू फॉर्म अ न्यू एंटरप्राइज शेयरिंग ओनरशिप, कंट्रोल एंड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर ओनरशिप भी आ गई, कंट्रोल भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। बात समझ आ गई? तो टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लियर है, नो डाउट अबाउट इट। ये चीजें पूछी जा सकती है 5 नंबर में कि एफडीआई जो है वो कितने तरह का होता है। तो या तो आप पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहे हो, ठीक है, या आप पूरी की पूरी नई कंपनी बना रहे हो, या फिर उस कंपनी में 10% या 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। 9% करेंगे तो वो एफडीआई नहीं माना जाएगा, 10% करेंगे तो वो एफडीआई माना जाएगा, 11% करेंगे इन्वेस्टमेंट तो वो एफडीआई माना जाएगा। और जितना आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में, उतने ही आपको मैनेजमेंट, कंट्रोल, वोटिंग राइट्स और सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। उतने उतना परसेंट के आप ओनर हो गए। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंपनी एफडीआई में एंगेज क्यों होती है, क्या फायदा है ऐसा कंपनी को कि वो एफडीआई, स्ट्रेटेजिक कारण क्या है कंपनीज के एफडीआई में एंगेज होने के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी जो है वो क्यों एफडीआई करना चाहती है, इससे क्या फायदे होते हैं कंपनीज को एफडीआई करने से। सबसे पहला फायदा तो ये है भाई कि मार्केट एक्सेस उनको मिल जाता है, ठीक है। कि एक कंपनी है, वो XYZ कंपनी कंट्री में है, मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका की एक कंपनी है, ठीक है। अब इनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री में ये 1 लाख लोगों को ही का मार्केट है। लेकिन अगर यही कंपनी इंडिया में आ जाती है तो इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है, कितने लोग हैं यहाँ पर, तो ये जो है अपना मार्केट को बढ़ा लेते हैं। टू एंटर अ न्यू एंड पोटेंशियली लुक्रेटिव मार्केट्स स्पेशली व्हेन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द होम कंट्री इज कॉस्टली और रेस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेड बैरियर्स। अब श्रीलंका जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, या कोई ट्रेड बैरियर है, या फिर कॉस्टली एक्सपोर्ट हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक अपनी ब्रांच खोल देंगे, एक सब्सिडरी खोल देंगे और यहाँ के मार्केट को केटर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी के एफडीआई यूज करने के, फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के, वो ये है कि मार्केट जो है उस पर्टिकुलर देश का, जो होस्ट कंट्री होता है, उस होस्ट कंट्री का मार्केट एक्सेस इनको मिल जाता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी पॉइंट ये हो जाता है कि रिसोर्सेज जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के, वो एक्सेस करने लग जाते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो एक्सेस हो जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। यहाँ श्रीलंका में है तो श्रीलंका के ही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने 4 ब्रांचेस खोल दी, एक कंपनी हो गई कहाँ पर, एक कंपनी हो गई इंडिया में, एक कंपनी हो गई पाकिस्तान में, एक कंपनी हो गई अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो खैर नहीं, चाइना मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करेंगे, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करेंगे, तो जो रिसोर्स वगैरह है, मार्केट भी मिल रहा है और रॉ मटेरियल्स भी वहाँ के मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ के मिल रहे हैं, चीपर इनपुट्स मिल रहे हैं होस्ट कंट्री से। साथ के साथ यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज वगैरह है, वो भी ये हम यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा एफिशिएंसी सीख करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टैक्स लग रहा है किसी कंपनी पर 20%, और अगर इंडिया में वही टैक्स 10% है उस पर्टिकुलर कंपनी पर, तो वो एफिशिएंसी बढ़ रही है ना वहाँ पर। तो उस कॉस्ट एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए चीप लेबर मिल रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है मान लीजिए 50,000 रुपए में पर पर मंथ, और यहाँ पर वही व्यक्ति पाकिस्तान में काम कर रहा है 30,000 पर मंथ। तो 20,000 पर व्यक्ति पर मंथ का जो कॉस्ट बेनिफिट आ रहा है चीपर लेबर की वजह से, वो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है ओवरऑल कंपनी की, ठीक है। टैक्स रेट लोअर हो जाती है और अलग अलग फेवरेबल रेगुलेशंस जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उस कंपनी के फेवर में होती है, तो कंपनी है वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं जो होस्ट कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, एफडीआई करती है, उनका पहली चीज़ तो ये है कि उनको एक बड़ा मार्केट मिलता है जहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर्स उनको मिलते हैं जो अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट को वो वहाँ पर मार्केट कर सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गया, इनपुट गए, ये एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारी चीज़ें जो है वो मिलती है दूसरे कंट्रीज में, होस्ट कंट्रीज में। और जनरली वहीं पर एफडीआई किया जाता है जहां पर ये सारी चीजें, मार्केट एक्सेस हो, ये एफडीआई वहां पर किया जाएगा, या फिर एफिशिएंसी हो, टैक्स रेट लोअर हो, या चीपर लेबर अवेलेबल हो, या फेवरेबल रेगुलेशंस हो, वहां पर एफडीआई आपको ज्यादा मिले जनरली। या कोई भी कंट्री है अ, इस तरह से अपनी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एफडीआई अट्रैक्ट कर सके। और कंपनीज भी यही चीजें देखते हुए एफडीआई करती हैं, इन्वेस्ट करती है फॉरेन डायरेक्ट में,
ठीक है, तो पहला चीज हो गया मार्केट एक्सेस, सेकंड इज रिसोर्स सीकिंग, थर्ड इज एफिशिएंसी सीकिंग, और फोर्थ है स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग। कि वहां अगर पर्टिकुलर मान लीजिए इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड नेम और एक्सपर्टीज एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी में एफडीआई करना पड़ेगा। क्या चीजें मिल गई आपको, ब्रांड नेम आपको वहां मिल गया, एक्सपर्टीज आपको वहां मिल गई, टेक्नोलॉजी आपको वहां मिल गई उस पर्टिकुलर कंट्री में, होस्ट कंट्री में एफडीआई करने से। इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स जितने भी हैं, टैरिफ लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लग रही हैं, उन सबको अवॉइड करने के लिए भी जो पर्टिकुलर श्रीलंकन कंपनी है वो क्या इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया में ट्रेड ट्रेड बैरियर्स जो है वो कम हो गए यहाँ पर। एक्सपोर्ट वगैरह जो हो रहा था, ट्रेडिंग हो रही थी बाहर से, वो अब थोड़ा इतना कॉस्टली नहीं रहेगा। सम कंट्रीज इम्पोज टैरिफ्स और कोटास ऑन इंपोर्ट्स, सो सेटिंग अप प्रोडक्शन लोकली कैन बाईपास दीज रेस्ट्रिक्शंस। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है श्रीलंका का, ठीक है, और ये है इंडिया। श्रीलंका में वो प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपए का, ठीक है, और यहाँ से वो प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कई चीजें लगा के वो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 150 का, ठीक है, और इंडिया में वही प्रोडक्ट बन रहा है 90 का। तो इंडियन कंपनीज जो है वो यहाँ पर उस प्रोडक्ट को कितने में बेच रही है, 90 में, और श्रीलंकन कंपनी उस प्रोडक्ट को कितने में बेचेगी, 150 में। तो क्या 150 का प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा, तो यहाँ पर वो चीज़ फेल हो जाएगी। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को बाईपास करने के लिए, श्रीलंकन कंपनी यहीं पर अपनी एक यूनिट बना देगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना देगी, और यहीं से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, एफडीआई यहाँ से हो जाएगा, और प्रोडक्शन शुरू करने के बाद वो भी 90 रुपीज़ का बनाएंगे और कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई कि क्यों कंपनी जो है वो एफडीआई में इन्वेस्ट करती है। पहली चीज होती है उनको मार्केट एक्सेस मिलता है, दूसरी चीज दूसरा पॉइंट जो है वो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री के मिलते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयज वगैरह हो, या अदर चीपर इनपुट्स हो। एफिशिएंसी उनकी बढ़ती है, टैक्स रेट्स कम रहती है, चीपर लेबर मिलता है, वो सारी चीजें जो है वो ये मजबूर करती है कंपनी को एफडीआई करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग हो जाती है और ट्रेड बैरियर्स अवॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें प्रोसेस क्या होता है एफडीआई का, आपको पता है एफडीआई अच्छा है, सारी कंपनीज को पता है कि एफडीआई करना अच्छा है, और वहीं अच्छा है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके, और वो सारी चीज़ें हों। तो एफडीआई अच्छा है, तो उसके लिए एफडीआई का प्रोसेस क्या होगा, किस एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसकी वजह से हम एफडीआई कर लें। तो सबसे पहला होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये श्रीलंका की कंपनी है, और सबसे पहले तो श्रीलंकन कंपनी ये देखेगी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये है कहाँ, कौन सी मतलब जो कौन सी ऐसा देश है जो प्रॉफिट इनको देगा, मार्केट इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देगा। इसके अलावा देखा जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, मार्केट साइज जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेबर स्किल्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बात हो गई। सेकंड पॉइंट जो आता है यहाँ पर एफडीआई प्रोसेस में, वो आता है ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले रिसर्च की जाती है उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री की बाकी कंपनीज किस तरह से ग्रोथ कर रही है, उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ रेट कितनी है, रिस्क असेसमेंट किया जाता है, लीगल फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देखा जाता है कि और बाकी कंट्रीज से वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलाकर क्या होता है, अ, देखा जाता है कि किस तरह से एफडीआई जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा एंट्री मोड सिलेक्शन, ये देखा जाता है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए, नई कंपनी वहाँ पर बनाई जाए, या फिर एक्विजिशन किया जाए, दूसरी कंपनी को एक्वायर किया जाए, या फिर कोई ज्वाइंट वेंचर किया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी किया जाएगा, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस देखा जाएगा, उसके बाद एंट्री मोड सिलेक्शन देखा जाएगा, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, किस तरह से करना है, कितना कैपिटल ट्रांसफर करना है, सेटिंग अप ऑपरेशंस वगैरह, लोकल स्टाफ की हायरिंग कितनी होगी, प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह कैसे होंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस जो है वो एफडीआई का इस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेकंड डिलीजेंस देखेंगे, एंट्री मोड सिलेक्शन देखा जाएगा कि कौन से टाइप का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आइदर इट इज ग्रीनफील्ड और एक्विजिशन, या मर्जर, या ज्वाइंट वेंचर आपको करना है, और इन्वेस्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की बात आपको
की जाती है। इसके अलावा मैनेजमेंट और ऑपरेशंस फिर उसके बाद शुरू होंगे। रनिंग द बिजनेस अडहेरिंग टू लोकल रेगुलेशंस जो है उनका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो होम कंट्री में जिस तरह से काम कर रहे थे उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट ऑपरेशंस आपकी होस्ट कंट्री में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेटजीज जो होगी वो लोकल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही करी जाएंगी। बेनिफिट्स क्या क्या है एफडीआई के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। बेनिफिट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कंपनी जो एफडीआई कर रही है उस कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होगा, और दूसरा जिस कंट्री में एफडीआई आ रहा है उस कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होगा। तो इस तरह से ये दो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं। दो चीज़ों में मैंने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए सारे एडवांटेजेस जो एफडीआई के हैं। ये पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग कंपनी जो है जो एफडीआई कर रही है उसको क्या क्या फायदे होंगे, और आगे हम पढ़ेंगे होस्ट कंट्री जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी जो जिसको फायदे हो रहे हैं वो सारी बात, ठीक है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो एक कंपनी को होता है, इन्वेस्टिंग कंपनी को होता है, वो पहला है मार्केट एक्सपेंशन। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसको नए कस्टमर मिलते हैं, उसको नया मार्केट मिलता है, जिससे उनका जो टोटल टर्नओवर है वो इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉस्ट रिडक्शन। लोअर प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है बहुत ज़्यादा। क्यों होती है कम? क्योंकि चीप लेबर वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्टिंग है वो कम होती है। इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स वगैरह से आप निजात पा लेते हैं, और कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है तो एफिशिएंसी इवेंचुअली इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एज जो है वो वहाँ पर मिलती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि ग्लोबल प्रेजेंस आपको मिल जाएगी आपके ब्रांड को। आपका ब्रांड अब सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही सीमित नहीं है, वो अलग अलग मार्केट्स में जा रहा है, वो अलग अलग उसका कस्टमर बेस, कंज्यूमर बेस जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो आपकी देखने को मिल रही है। आप अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अलग अलग कंट्रीज में मार्केट कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सेस टू टैलेंट, आप दूसरी कंट्रीज में अगर अपने आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो आप वहाँ के टैलेंट को भी अपनी कंपनी में जगह दे रहे हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स को जगह दे रहे हैं, आप स्किल्ड लेबर को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है वो होस्ट कंट्री की आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर होस्ट कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एफडीआई की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कोई दूसरी कंपनी जो है वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है तो जीडीपी इवेंचुअली इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। तो कैपिटल इंजेक्ट होगा, कैपिटल इंजेक्ट होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है, इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर कैपेसिटी है वो बूस्ट होगी। और इन एनी केस कोई भी सेक्टर अगर बूस्ट करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर होती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि जब भी एफडीआई होता है तो नई कंपनीज बनती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो क्या होता है, लोकल्स के लिए वहां पर जॉब्स अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। जो होस्ट कंट्री है वहां पर जो होम कंट्री थी, जो बेस कंट्री थी, वहां से टेक्नोलॉजी भी आती है। लोकल टेक्नोलॉजीज तो यूज होती ही है, साथ में बाहर से भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस स्किल एंड नो हाउ, किस तरह से काम किया जाएगा, क्या प्रोसेस होंगे, वो सारी चीजें इवेंचुअली जब इस तरह की चीजें होती है तो जब भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, आप ये मानिए इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफ्रा। जब भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा बाहर से या कहीं से भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टू फॉरेन कंपनीज ऑपरेशन। जितनी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर होगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी वहाँ पर बढ़ेगी, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, लोकल मार्केट्स में तो काम हो ही रहा है, वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सकता है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स मिल सकती है। तो इस तरह से एक कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी के लिए जो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफडीआई, ताकि वो अलग अलग मार्केट्स में काम कर सके, ताकि वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ा सके, स्किल्ड लेबर्स वगैरह वो रिक्रूट कर सके, कंपटीशन में जो है वो ज़्यादा आगे निकल सके, दूसरी जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको वो काउंटर कर सके, टैलेंट को, स्किल्ड लेबर्स को, एक्सपर्टीज़ को वो अपनी होस्ट कंट्रीज में रिक्रूट कर सके। इसके अलावा होस्ट कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एफडीआई। इससे क्या होता है, हर सेक्टर की ग्रोथ होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, होस्ट कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहाँ पर बढ़ती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोकल्स के लिए जॉब्स क्रिएट होती है, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट होती है कहाँ से, दूसरे देशों से। तो इस तरह से जो है वो होस्ट कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एफडीआई की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होगी और एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई समझाई एफडीआई से रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ एफडीआई के चैलेंजेस भी हैं, रिस्क भी हैं, ये मैंने पीडीएफ में इन्वॉल्व कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ाना जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। पॉलिटिकल रिस्क आप देख लो, पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, चैलेंजेस, कभी भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आपने यहाँ पर कुछ एफडीआई इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, एक नई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया और वहाँ पर बाद में पता चला कि कुछ कल्चर ऐसा है, प्रोडक्ट जो अच्छा नहीं माना जाता या नॉन वेज अच्छा नहीं माना जाता, तो ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मैनेजमेंट चैलेंजेस कुछ हो जाते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, तो वहाँ पर वो बैकफायर कर जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क होता है, आपने तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन उस कंट्री में आ गया, या फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आ गए होस्ट कंट्री में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एज इट इज पॉइंट लिखना है। बेसिक जो पॉइंट है एफडीआई का वो आपको समझ में आ गया है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे एफडीआई काम करता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल समझाई। ये जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। पॉलिटिकल रिस्क की वजह से एफडीआई में प्रॉब्लम हो सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से एफडीआई में प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक रिस्क जो फ्लक्चुएशंस चलती है एक्सचेंज रेट में या इन्फ्लेशन वगैरह है या इकोनॉमिक डाउनटर्न्स है, उनकी वजह से भी एफडीआई में प्रॉब्लम। कंपनी होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लॉस बियर करने पड़ सकते हैं। देन रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है कि अभी तो इन्होंने बहुत रेगुलेशंस बहुत जो है सॉफ्ट कर रखे हों, ठीक है, फ्लेक्सिबल कर रखे हो, लेकिन आपने इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स आ जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाती है। लोकल अपोजिशन आपको फेस करना पड़ सकता है अगर लेबर इश्यूज हो रहे हैं या परसेप्शन ऑफ फॉरेन कंट्रोल हो रहा है कि भाई हम जो जॉब यहाँ पर कर रहे हैं व्यक्ति, लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, वो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हम तो फॉरेन कंट्रोल में है, एक फॉरेन कंपनी जो है वो हमें कंट्रोल कर रही है। ठीक है, या फिर लेबर इश्यूज हो सकते हैं, वेज के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है आपकी कंपनी की वजह से, आपकी इंडस्ट्री की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल कंसर्न्स में आती हैं, और ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए ये एफडीआई होने के बाद, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने के बाद किसी भी कंपनी को बैकफायर कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो सोशल कंसर्न्स हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो, चाहे वो रेगुलेटरी रिस्क हो, चाहे वो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो, इकोनॉमिक रिस्क हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अगर उस कंट्री या जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वो प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम आप मान लीजिए। एक देश ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया यूक्रेन में, और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गई, तो वॉर जब भी होती है तो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बाकी तमाम चीज़ें जो वॉर से आपको आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल एक देश में होता है जब एक लॉन्ग टर्म वॉर वहाँ पर चलती है, ताकि यूक्रेन में हो रहा है या फिर अफगानिस्तान और कंट्रीज में आप देख देख सकते हैं। Done? तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्लियर किया। अब बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन एफडीआई। एफडीआई में गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, ये चीज क्लियर है कि एफडीआई होने से किसी देश को फायदा मिल रहा है, होस्ट कंट्री को फायदा मिल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, हम मैंने यहाँ पढ़ाया आपको होस्ट कंट्री को क्या प्रॉफिट है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आज की सरकारों का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उसको काउंटर किया जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हर कंट्री को चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पहिए के समान है। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब पहिए मजबूत होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ये भी कंट्रीज को चाहिए, एक्सपोर्ट्स कंट्रीज को चाहिए, ताकि वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अपने पास ला सके। तो इन सारी पॉजिटिव चीज़ों के कारण क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए एफडीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और जब वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि एफडीआई बढ़ाया जाए। और वो कैसे बढ़ाती है? पहली चीज, वो इंसेंटिव्स ऑफर कर देती है कि टैक्स ब्रेक दे दिया कि 2 साल तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 साल तक टैक्स, नो टैक्स। ठीक है, या कोविड जैसा टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, तो आपको
टैक्स में छूट दे दी कि आप 2 साल तक कोई टैक्स नहीं देंगे, या फिर सब्सिडीज दी जाती है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडीआई में तो आपको 2% की सब्सिडी दी गई। अगर आप 10% का टैक्स चुका रहे थे तो 2% सब्सिडी के बाद अब आप 8% का ही टैक्स चुकाओगे, ठीक है। या फिर कुछ रेगुलेशंस है जिनको रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि हम इकोनॉमिकली रॉबस्ट हो सकें, हम एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके बाहर की कंट्रीज से, होम कंट्रीज से होस्ट कंट्रीज में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके और एक्सपोर्ट प्रमोशन यहाँ पर हो सके, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज लाएं। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। रेगुलेशंस जो है उनको सेट कर दिया जाता है, उनको चेंज नहीं किया जाता बार बार। अगर रेगुलेशंस चेंज हो रही है पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे भी, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आता है एफडीआई के लिए। एफडीआई देखता है, जो दूसरी कंट्रीज है वो देखती है कि यार यहाँ तो कोई पता नहीं है, कभी भी रेगुलेशन चेंज हो सकती है। आज अगर पॉजिटिवली चेंज हो रही है तो कल को नेगेटिव। तो रेगुलेशंस को जो है वो सेट रखना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं फॉरेन और फॉरेन ओनरशिप को लेकर, प्रॉफिट रिपार्टिएशन को लेकर, कि आपने अगर यहाँ पर 20% प्रॉफिट जनरेट किया किसी कंपनी ने, ठीक है, तो ये रूल सेट होंगे कि 10% आपको यही इन्वेस्ट करना है और 10% आप फॉरेन कंट्री में वापस रिपैट्रिएट कर सकते हैं। लेबर स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं, वेज जो है वो लिमिट्स कंट्रोल रखनी पड़ती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है वो काम करती हैं, ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो काम करते हैं। दो सरकारें मिलकर बायलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं ताकि जो है नेगोशिएशंस हो सके, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके दो देशों के बीच में, ताकि एक देश दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और फ्लो को एनकरेज कर सके, ठीक है। तो क्या क्या रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए? एफडीआई का आपको पता है इंपॉर्टेंस, और गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंस पता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंसेंटिव्स दे रही है, टैक्सेस में छूट दे रही है, सब्सिडीज जो है वो दे रही है, रेगुलेशंस को रिलैक्स कर रही है। सेट रेगुलेशन चाहे वो वेज से रिलेटेड हो, लेबर से रिलेटेड हो, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन से रिलेटेड हो, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, तो सेट किया जा रहा है एक पॉइंट पर। ट्रीटीज जो है उनको नेगोशिएट किया जा रहा है, दो देश जो है वो आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो एफडीआई को दिया जा सके और इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा सके थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज दैट मार्केट द कंट्री एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आईपीए जो है वो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज काम करती हैं ताकि एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट जो है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो दिया जा सके किसको? कंट्रीज को, होस्ट कंट्री में काम करने के लिए, ठीक है। एफडीआई मेजर करने के तरीके, एफडीआई इनफ्लोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। एफडीआई स्टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, आउटफ्लोज वगैरह सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। एफडीआई मेजर करने का क्या ही फायदा है? आपको एफडीआई के फायदे पता होने चाहिए, आपको एफडीआई के नुकसान पता होने चाहिए, होस्ट कंट्री के फायदे पता होने चाहिए। यही चीज़ें जो है आरपीएससी पूछता है। ये मैंने एडिशनल यहाँ पर पीडीएफ में इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की इच्छा रखते हैं, तो भाई उनको हम निराश क्यों करें। तो मैं यही करता हूँ, मेरा टारगेट ये होता है कि एक लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पीडीएफ में इंक्लूड हो, लेकिन समझाया और बात लेक्चर में वही की जाए जो आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन जहाँ से क्रिएट होंगे, लेकिन एडिशनल नॉलेज भी मैंने आपको दे दी ताकि नॉलेज जो है वो ट्रांसफर ना रुके, ठीक है। पढ़ाई जितनी की जाए उतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में ये बात आती है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे करता है, ठीक है। तो मेजरिंग एफडीआई अगर आपको पढ़ने की इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। डन। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में एफडीआई का क्या रोल है। ग्लोबल इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी के लिए हमने बात कर ली, ठीक है, हमने पर्टिकुलर होस्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की। एफडीआई एक देश, तमाम अलग अलग जितने भी देश हैं वो सारे देश जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई इधर इन्वेस्ट कर रहा है, ये इधर भी इन्वेस्ट कर दिया, इसने इधर इन्वेस्ट कर दिया, इसने इधर इन्वेस्ट कर दिया, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इन सब इन्वेस्टमेंट से ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एफडीआई के होने से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हो रही है वो पहली चीज़ तो है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है कि एक कंट्री की जो कैपिटल है वो दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट हो रही है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ रही है, फिर वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है किसी वहाँ मार्केट है। सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ काम कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक कंट्री की टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में सिर्फ इसलिए पहुंच रही है क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस या सब्सिडरीज हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स बन रही है, क्रॉस बॉर्डर कोलैब हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसकी वजह से हो रही है? एफडीआई। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो आज भी बहुत हद तक जो है वो एफडीआई पर रिलाय करती हैं, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो स्टिमुलेट हो सके और इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज हो सके। एफडीआई अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी कंट्री में, जहाँ पर रेगुलेशंस बहुत सही हैं, जहाँ पर एक्सचेंज रेट्स सही हैं, जहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम इस तरह का बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एफडीआई हो सकता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एफडीआई ज़्यादा होता है, और कुछ अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अभी भी लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई है, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो अभी भी एफडीआई में ग्रो कर रही है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वहाँ पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है कि वहाँ पर लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई पहुँचता है, ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड रिफॉर्म्स। रिफॉर्म जो हो रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में, क्या हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर डेमोग्राफी की वजह से और जो रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं उनकी वजह से एफडीआई धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात की जाए रीसेंट ट्रेंड्स की, जो सबसे पहला ट्रेंड जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स शुरू हुए हैं। कुछ ऐसे मार्केट हैं जो हाल फिलहाल एकदम से इंक्रीमेंट जहाँ पर एफडीआई में दिखा है, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील एंड वियतनाम। ये अभी हाल फिलहाल ही एक नया ट्रेंड सामने आया है। इसके अलावा एफडीआई जो है वो टेक्नोलॉजी और सर्विसेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, फाइनेंस हो, सर्विसेज हो, इनमें एफडीआई ज़्यादा हाल फिलहाल चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो है अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है एफडीआई को, पहले मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है। अब जो है तीसरा जो पॉइंट है वो आता है सस्टेनेबिलिटी फोकस का। पिछले कुछ सालों में इस बात पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इस बात पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा जो कार्बन फ्री है या कार्बन न्यूट्रल है। बात समझ आ रही है कि एनवायरनमेंट को तो डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, या और कोई चीज़ें, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, इन सब चीज़ों को तो हार्म नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अभी जो हाल फिलहाल जो फोकस आ रहा है एफडीआई में, वो सस्टेनेबिलिटी फोकस है। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है कि अब जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हाल फिलहाल वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं, एआई में हो रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट देखने को मिला है आपको मेजरली एफडीआई में। पहले मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था, अब जो है वो टेक्नोलॉजी एंड सर्विस और इकोनॉमी में होने लग गया। सस्टेनेबल इमर्जिंग मार्केट जैसे मार्केट जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई को। इस तरह से हमने एफडीआई जो है वो कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। एफडीआई के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको समझाई, सारी चीज़ समझाने बताने की कोशिश की, बेनिफिट्स होते हैं होस्ट कंट्री को, और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, एक बार सिलेबस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सिलेबस में ये वाला जो पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह ये काम करता है, ये किस तरह डिफरेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हैं, क्यों फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और रेगुलेशन क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट ना होके इंस्टीट्यूशनल होगा। मतलब जहां पर पहले मैंने जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था तब एक कंट्री का एक व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में, समझने की कोशिश कर,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन एंटिटीज से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वो फॉरेन एंटिटीज है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई कंपनी नहीं है, वो पूरी एक एंटिटी है। कौन कौन सी एंटिटी हो सकती है? म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ अदर कंट्री। अब यहाँ पर कोई कंपनी में इन्वेस्ट ना करके यहाँ के जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। और ये कंपनीज कौन कौन सी हैं? ये एंटिटीज हैं जो जैसे पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता था? कंट्रोल वगैरह, मैनेजरियल कंट्रोल, वोटिंग राइट्स और ये सारी चीज़ें आपको मिलती थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता था। ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंटिटीज द्वारा किया जा रहा है, कंपनीज द्वारा किया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी बेसिकली, चाहे वो LIC कंपनीज हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, सॉरी पेंशन फंड हो या म्यूचुअल फंड हो। ठीक है। और वो इन्वेस्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है। यहाँ पर कोई मैनेजरल कंट्रोल नहीं चाहिए, कुछ भी 10% का बार नहीं है। वहां पर 10% का बार था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कि आपको कम से कम 10% तो इन्वेस्ट करना ही करना है, या फिर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर क्या होगा, और वो एक इंडिविजुअल या कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज ये इन्वेस्ट कर रही है। अनलाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एक इंटरेस्ट होता है, लास्टिंग इंटरेस्ट। एक बहुत मतलब जिसमें वोटिंग राइट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, कंपनी की ओनरशिप भी मिल रही है, वो सारी हो रहा है, और कंट्रोल इन बिजनेस ऑपरेशंस भी हो रहा है FDI में। ठीक है, कि कंपनी के ऑपरेशंस एक्टिविटीज वगैरह में भी वो अपने इंटरेस्ट वगैरह दिखा रहा है। लेकिन FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो सिर्फ इस चीज पर फोकस करता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करना है और सेल करना है फॉर प्रॉफिट। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म रिटर्न्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कंट्रोल आपको मिलता है पूरी कंपनी का। अगर आप 10% या 10% से ज़्यादा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आपको मैनेजरल राइट्स मिलते हैं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चांसेस मिलते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मिलती है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, जहां पर विदेश के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए या मीडियम टर्म प्रॉफिट के लिए, और बाइंग और सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स बेसिक प्राइमरीली जो है वो स्टॉक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, इन सब में इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रहा है। FII आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन कैपिटल मार्केट्स, स्पेशली इन एमर्जिंग इकोनॉमीज वेयर दे प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है। सिर्फ क्या होता है, कैपिटल मार्केट में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं ये। एमर्जिंग इकोनॉमीज जितनी भी होती है, डेवलपिंग कंट्रीज, भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, वहाँ के शेयर्स वगैरह में इतना फ्लक्चुएशंस नहीं, तो वो इतना प्रॉफिट आपको नहीं दे पाएंगे। जबकि जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहां पर ग्रोथ के चांसेस कंसिडरेबली ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, आपको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई 200 शेयर खरीदेगा बाहर की एंटिटी, या 200 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 2000 20,000 शेयर खरीदेगा, तो वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। देन मार्केट एनहेंस मार्केट एफिशिएंसी, कनेक्ट लोकल मार्केट्स विद ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोस। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब पहले, सबसे पहले आप ये बताओ, समझने की कोशिश करो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपको समझ आ गया? ठीक है। सीधा सीधा सेम चीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, लेकिन वहां पे 10% की कोई बार नहीं है, वहां पे वोटिंग राइट्स नहीं है, वहां पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इंटरेस्ट है, और वो सारी चीजें फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। और इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे वो पेंशन फंड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो। ठीक है। तो ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। अब बात की जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, ये एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं मिलता, कोई ओनरशिप ऑफ द कंट्री नहीं मिलती, ओनरशिप ऑफ द कंपनी नहीं मिलती। FII, foreign institutional investment, typically invest in portfolio assets, which mean they do not seek control or management influence over companies, but aim to profit from market movement. मार्केट अगर आज 100 रुपए का है और कल 102 रुपए का हो गया, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ से 2 रुपए कमा के जाएगा। वो इस कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं बैलेंस करेंगे, वो इसकी कंट्रोल नहीं देखेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ प्रॉफिट उठाएंगे। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, फिर इनका जो फोकस होता है वो शॉर्ट और मीडियम फोकस रहता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकते।
ठीक है, वो फटाफट इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने 3 महीने में वापस पैसा निकाला, प्रॉफिट बनाया और चले गए। एफआईआई गई एंटर और एग्जिट मार्केट्स क्विकली रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे भी कंडीशंस उनको पॉजिटिव देखने को मिलती है वो करते हैं, थोड़ा सा और मार्केट पॉजिटिव जाता है, ऊपर जाता है और वो पैसा अपना निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बना के चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए प्रॉफिट एक्वायर करना है, तो वो इस तरह से प्रॉफिट एक्वायर, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट बना, मेजर जो फोकस होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का वो प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फोकस होता है, और ये इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ये बेसिक है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति यहाँ पर काम, ठीक है, और कोई 10% वगैरह का बाहर नहीं होता वहां बाहर, ठीक है। एफआईए कैन एंटर और एग्जिट मार्केट क्विकली रेस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी चेंजेस, मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन मोर फ्लेक्सिबल देन दैट ऑफ एफडीआई। थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एफडीआई, ठीक है। हाई मोबिलिटी रहती है, एफआईआई बहुत इजीली क्या होता है, एक कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से फंड्स निकालते हैं और फंड्स दूसरी कंट्री में डाल देते हैं, फिर जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे डाउनफॉल आने वाला है, यहाँ से फंड्स निकाल लेते हैं और तीसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इनकी मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मोबिलिटी होने का टारगेट यही रहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। फिर इसके बाद इनकी जो एंट्री होती है वो रेगुलेटेड एंट्री होती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जो ऐसे रेगुलेशंस लगाती हैं कि एफआईआई कौन से मार्केट में एंट्री कर सकता है, कौन से मार्केट में नहीं कर सकता, ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो अब्रॉड में, मतलब दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते क्यों हैं। तो पहली चीज वहां पर पहला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। आप जैसे मान लीजिए मैं जॉब में हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मुझे, मेरे पास मान लीजिए मेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ में से मान लीजिए 50,000 मेरे पर मंथ एक्सपेंसेस है, और 50,000 जो है वो मैं सेविंग करता हूँ। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि मैं 50,000 में से 10,000 तो डालूंगा आरडी में, ठीक है, जो रिकरेंट डिपॉजिट होती है, ये तो मेरे बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गई 10,000। 10,000 मैं डालूंगा शेयर मार्केट में, ठीक है। 10,000 की मेरी है एसआईपी, और बाकी जो 20,000 बचे उसका मैंने सिल्वर खरीद लिया, ठीक है। तो इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, ताकि अगर कल को आरडी में कुछ प्रॉब्लम आती है, वैसे आरडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होती है या कुछ भी होता है, तो मेरे पास डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस है। अगर कल को सिल्वर में मुझे लॉस होता है तो कम से कम आरडी तो प्रॉफिट में चल रहा है मेरा, एसआईपी तो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। अगर मेरा एसआईपी शेयर मार्केट में लॉस होता है तो सिल्वर मुझे कमा के देगा वापस, डन। तो इस तरह से आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कर देते हो, ताकि एक जगह पे अगर कहीं नुकसान हो तो दूसरी जगह उसका भरपाई हो सके। वैसा ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस करते हैं कि उनके जो डोमेस्टिक मार्केट में अगर कुछ रिस्क है या डोमेस्टिक मार्केट में उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं, तो वो जो क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियोज अब्रॉड इन्वेस्ट करते हैं, ताकि रिड्यूस रिस्क कर सके और मैक्सिमम वो जो है प्रॉफिट वहां से एक्वायर कर सकें। बात समझ आ गई। तो पहला कारण जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्ट करने का वो है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हायर रिटर्न्स, अगर आपको पता है कि आपकी कंट्री में 1% रिटर्न मिल रहा है, दूसरी किसी कंट्री में 5% रिटर्न मिल रहा है और तीसरी किसी कंट्री में 10% रिटर्न मिलेगा, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी तो क्या कहूँगा, मतलब लक्ष्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारी बनती है कि आपको यहाँ यहाँ ही इन्वेस्ट करना है। और कल को अगर ये 10% से आपको पता चलता है कि कोई दूसरी कंट्री जो है वहाँ का मार्केट 20% 12% से ग्रो हो रहा है, तो आप यहाँ से डाल लेंगे पैसा और यहाँ इन्वेस्ट, तो हाई मोबिलिटी वाला। एमर्जिंग और डेवलपिंग मार्केट्स जो है वो जनरली उनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और बेटर रिटर्न्स होते हैं। मैच्योर मार्केट्स उनके पास होते हैं, मैच्योर मार्केट के कंपैरिजन में जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर के अलावा मार्केट डेवलपमेंट की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम और ग्रोइंग इकोनॉमीज को देखते हुए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि खुद के कंट्री में बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है तो वो इसको स्किप कर जाएंगे, और दूसरी कंट्री में जहाँ पर रेगुलेशंस कम है, ग्रोथ ज़्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, वहाँ पर वो इन्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल कैपिटल अलोकेशन उनके पास रहता है कि वो अपना कैपिटल वहाँ अलोकेट करते हैं जहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ट्रेंड से जो है वो इकोनॉमिक्स चल रही हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, ताकि कंपनीज ग्रो करें, और कंपनीज ग्रो करेगी तो शेयर मार्केट ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या है कि ये बताने की कोशिश की गई यहाँ पर कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो अब्रॉड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं।
बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफआईआई फॉर होस्ट कंट्री। तो हर चीज का जो बेनिफिट देखा वो हमने दो तरीके से देखा कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है और कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है। तो कंपनीज के लिए तो हमने देख लिया, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लो रिस्क चाहिए, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर होस्ट कंट्री के पास सबसे पहली चीज जो है, वो अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, चाहे वो एफ डी आई आए, ठीक है, चाहे वो एफ आई आई आए, दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है। एफ आई आई इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड लिक्विडिटी इन स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी एंड स्मूदर ट्रांजेक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पर शेयर मार्केट में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैपिटल अवेलेबिलिटी हो पा रही है, मार्केट डिसिप्लिन हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की चीज़ें कंपनीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। देन रिस्क की बात करें एफआईआई की, तो वही रिस्क है जो एफडीआई में होते हैं। मार्केट वॉलेटाइल रहता है, कभी भी मार्केट में अगर फ्लक्चुएशंस हो रही है, बहुत सडन लार्ज इनफ्लोज हो गए, कैपिटल बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो डिसरप्ट कर जाएगा। आउटफ्लोज, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा बाहर निकाल लिया अगर, तो वो मार्केट थोड़ा कोलैप्स कर सकता है या फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटाइल मार्केट है वो देखने को मिलता है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, इसके कारण रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा। उसके बाद एफ आई आई जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखने को पसंद करती है। शॉर्ट टर्म जो है प्रॉफिट्स में आपको स्पेकुलेशंस लगानी पड़ती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद हमें प्रॉफिट मिले, जबकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में आपको काफी स्पेकुलेशंस लगानी पड़ती है, जो कभी कभी गलत भी हो जाती है और प्रॉफिट की जगह आपका लॉस होता है। तो ये एक रिस्क है एफआईआई का, वो शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट का रिस्क है, हो सकता है कि एक्सचेंज रेट, करेंसी फ्लक्चुएट कर जाए, एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत कम हो जाए, तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू जो है, उस क्वांटिटी तो आपने उतनी इन्वेस्ट की है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ योर मनी है वो वहां पर डिग्रेड कर जाए एक्सचेंज रेट। इसलिए ही ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो इकोनॉमिकली स्टेबल, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क है, हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो जाए, जिसकी वजह से आपको नेगेटिवली लॉस हो जाए। इस वजह से कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है, उनका भी ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने रेगुलेशंस को इस तरह से रखें कि इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन जो है वो सेबी रखता है यहाँ पर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इम्पोजन लिमिट्स ऑन फॉरेन ओनरशिप इन सर्टेन सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में फॉरेन ओनरशिप जो है वो लिमिट कर दी गई है, और सेबी एफआईआई अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सेबी के साथ सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, और जो लिमिट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो फॉरेन ओनरशिप की सर्टेन सेक्टर्स में, उसके आधार पर काम करना पड़ेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर एफ आई आई के बारे में समझने की कोशिश की, एफ डी आई के बारे में समझने की कोशिश की, और इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में 12th नंबर लेक्चर के साथ हमारा ये पूरा आधा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आपको समझा चुका हूँ। टोटल यहाँ पर 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो लास्ट 12 लेक्चर्स हैं, वो आप जरूर उनको देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं पढ़ेंगे पहले, तो ये आपको बाकी आगे का भी सब कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा टारगेट अब ये है कि नेक्स्ट 10 लेक्चर्स में मैं आपको ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये कवर करवा दूं, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे हैं। मैं कोशिश करूंगा इनको एक एक लेक्चर में ही कंप्लीट करवाया जाए। अभी के लिए जो 13th लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। रिवीजन एक मेजर रोल प्ले करता है चीज़ों को याद रखने में और अच्छे से लिखने में। तो जो अभी तक मैंने 12 लेक्चर्स करवाए हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मेहनत करते रहिए, आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखिए, पेपर देते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर लेक्चर का एंड मेरा यही है कि मेहनत से ही सब कुछ होता है। मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी ही। ये एनर्जी का प्रिंसिपल होता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। तो आपकी जो मेहनत है वो एनर्जी है, और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। दैट फॉर्म विल बी नोन एज ऑल द बेस्ट।